कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ओके, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ स्टार्ट करेंगे आज से। नया यू कैन से यूनिट, नई कहानी है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपरली। एक बार अगर आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को ठीक से तो कमेंट सेक्शन में वाई लगा दो, मुझे पता चले कि यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपरली। हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग द सेशन? स्टार्ट करेंगे आज से। सो आई थिंक कनेक्शन इज़ फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। सो चलिए, सो 7 people are there and I think I am audible and visible to all of you। चलो बढ़िया, एक बार मैं सबको टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ इज़ क्लास 12th बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 8th चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का। इस चैप्टर में हम डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम डिसीज़ के ट्रीटमेंट, डिसीज़ के डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस चैप्टर में लास्ट में ड्रग अब्यूज़ और वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, सो सभी का स्वागत है। 9 people आर देयर। एक बार हाँ, यस, आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। ओके, सो नाउ लेट मी इन्फॉर्म एवरीबडी ऑन द टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आपको मैं लिंक ऊपर दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। ओके, ओके, ओके। सो ऑलमोस्ट हमारे पास डेट आ चुका है, ऑलमोस्ट, है ना, कि नीट अब 17 जुलाई को होगा ऑलमोस्ट। तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट डेट आ चुका है कि कब अब हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी टाइम है। पूरे क्लास 11th और 12th के बायो के अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, टोटल 37 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर्स इजीली हम इस 3.5 months में कवर कर सकते हैं। सो एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। यहाँ से जैसे कल मैंने बोला था कि अब यहाँ से आपके रेगुलर क्लासेस होते रहेंगे। ठीक है, सो यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 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 ओके। नाउ एक बार मैं थोड़ी सी स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। यस, तो मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। ओके, ओके, चलो, बहुत गर्मी है यहाँ पे और एसी नहीं, कूलर चल रहा है। ठीक है, सो आई थिंक चलिए, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। आवाज़ आ रही है पर ठीक से। आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। यस, इस चैप्टर की ओवरऑल आउटलाइन आपको पता है कि सबसे पहले तो कौन से फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ये हम पढ़ते हैं, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग हेल्थ। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसीज़ के बारे में कि भाई डिसीज़ कितने होते हैं। डिसीज़ बहुत सारे होते हैं ना, बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं, वायरल डिसीज़ होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज़ होते हैं, फिर वर्म्स से होते हैं वो डिसीज़ आते हैं। सो और उसके अलावा फंगल डिसीज़ आते हैं। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसीज़, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरियल में टाइफॉइड न्यूमोनिया, वायरल में कॉमन कोल्ड, वर्म्स वाले में एस्केरियासिस,
फंगल में आपका रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, सो बहुत सारे डिसीज़ आते हैं। और उसके बाद ड्रग एब्यूज़। सो इस चैप्टर की ये कुछ आउटलाइन है। एनसीईआरटी आप अच्छे से देखोगे तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है। ये चैप्टर आपको एमबीबीएस में भी मदद करेगा, बिकॉज ये पूरा एमबीबीएस है, ये इन डिसीज़ के बारे में ही है, उनको ट्रीट कैसे करते हैं। सो दिस विल आल्सो हेल्प यू इन योर हायर स्टडीज़ एज वेल। सो हम शुरुआत करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, हम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ उससे शुरुआत करेंगे एंड धीमे धीमे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेल्थ क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ हेल्थ एंड उसकी डेफिनेशन क्या है। सो हेल्थ की डेफिनेशन एक बहुत ही एमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने दिया है ना। WHO ने दिया है हेल्थ का डेफिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन को कोई डिसीज़ नहीं है या फिर कुछ नहीं है। इट्स नॉट हेल्थ। हाँ, साइड में से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली डिसीज़ ना होना, दैट्स नॉट हेल्थ। हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले तो यहाँ लिख देते हैं ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ इज़ मियरली नॉट अब्सेंस ऑफ डिसीज़ और एनी अफर्मिटी, इट इज़ एक्चुअली well-being of a person in 3 dimension: physical, mental and social. So अगर पर्सन फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों एस्पेक्ट में ठीक है तो उसको हम हेल्दी कहेंगे। अगर पर्सन इन तीनों एस्पेक्ट में ठीक नहीं है, अगर फिज़िकली हेल्दी है ना, 6 पैक हैं, बट मेंटली स्टेबल नहीं है, उनको दिक्कत है, कोई मेंटल इश्यू है या फिर सोशल इश्यू है, देन वी विल नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्सन एज अ हेल्दी। ओके, सो ये तीनों एस्पेक्ट जब कोई पर्सन फुलफ़िल करता है, तीनों एस्पेक्ट में नॉर्मल है, तभी जाके हम उसे हेल्दी कहेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी पर्सन, गुड आफ्टरनून इशू, हेल्दी पर्सन का मतलब होता है कि ये इन तीनों एस्पेक्ट में नॉर्मल है, ठीक है। पता चल रहा है सबको हेल्थ के बारे में। तो फिज़िकल हेल्थ तो होनी ही चाहिए, पर साथ में मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हम एक पर्टिकुलर पर्सन को हेल्दी कहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द हेल्थ। ओके, तो एक बार उसकी बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं पेन बदल देता हूँ, पेन का कलर बदल देता हूँ, है ना। कहाँ से कलर बदलते हैं। यस, ब्लैक कलर कर देते हैं ना, आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा जमेगा। चलो, तो यस, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अरे ब्लैक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। कौन से टाइप का वर्क आप कर रहे हो, वो एक तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके नेचर ऑफ वर्क में, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ पे भी उसका इफ़ेक्ट आएगा। आप ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हो या फिर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, इट हैज़ देयर ओन इफ़ेक्ट्स। ओके, तो टाइप ऑफ वर्क एनी पर्सन डू, इट विल अफेक्ट द हेल्थ। सेकेंड थिंग, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है उनके आसपास का, क्या अच्छा है सोशल एनवायरनमेंट, क्या बुरा है सोशल एनवायरनमेंट, है ना।
वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है। रोशनी रेवन क्लॉ, वेलकम टू द क्लास, कैसे हो, गुड टू सी यू गाइज। सोशल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है। जैसे सोशल एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो अगर कोई जगह पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पर आपका बॉस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और आपको मतलब एकदम आप कुछ भी करो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उस काम को बेकार ही बता रहा है कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो एंड लाइक दैट, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। उसके सामने अगर कोई पर्सन सपोर्टिव है, आपकी हर काम को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्थ ओवरऑल अलग ही लेवल पर रहेगी। सो ये आपको मतलब ओवरऑल अगर देखें तो सोशल एनवायरनमेंट विल आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। थर्ड थिंग इज़ यू कैन से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, है ना। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, उसको भी हेल्थ के ऊपर उसका भी। सीरत आपका भी स्वागत है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल किसी की अच्छी है तो दे कैन अफोर्ड बेटर हेल्थ। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है देन उनको वो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे एंड ओवरऑल इट विल अफेक्ट हेल्थ इन दैट वे। ओके, तो इकोनॉमिक हेल्थ की हम बात करते हैं तो भाई पर कैपिटा इनकम कंट्री वाइज भी ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है कि जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जिन कंट्रीज़ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है तो वो उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, फोर्थ इज़ आप एक्सरसाइज करते हो, है ना। एक्सरसाइज करते हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है ना। लाइफस्टाइल कैसी है भाई, आप लाइफस्टाइल आप मतलब पूरा दिन कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आपका जो टाइप ऑफ वर्क है वो भी सेडेंटरी है, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ इन अ नेगेटिव सेंस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई एक तो एक्सरसाइज में कोई भी टाइप की एक्सरसाइज आप करते हो तो इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ। उसके अलावा मतलब योगा, जिम, रनिंग, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उनकी हेल्थ पॉजिटिव वे में अफेक्ट होती है, ठीक है। तो जितनी बेहतर लाइफस्टाइल उतना ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, जितनी बेकार आपकी लाइफस्टाइल उतना ही आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। इज़ दैट क्लियर। एक्सरसाइज के बाद न्यूट्रिएंट कैसे आप ले रहे हो, न्यूट्रिएंट यानी कि डाइट, है ना। आपकी डाइट कैसी है, आप अगर बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप अगर डाइट बैलेंस्ड नहीं ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि डाइट विल रिफ्लेक्ट ऑन टू योर हेल्थ। अगर आप मतलब एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हो, सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन्स प्रेजेंट हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अगर उसमें कोई कमी है, जैसे आयरन की कमी से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना। बहुत सारे विटामिन की कमी से भी डिसीज़ होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पर भी आपकी हेल्थ उस हिसाब से अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, इन फैक्टर्स को याद रखना कि ओवरऑल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से डिसीज़ वाले सेक्शन में पहुंचते हैं, है ना। लेट्स मूव इनटू द डिसीज़ सेगमेंट। डिसीज़ वाले सेगमेंट से मूव करने से पहले एक बात आपको बताएंगे हिपोक्रेट्स के बारे में। हिपोक्रेट्स ग्रीक के महान ऐसे डॉक्टर मानो या फिर ऐसे हेल्थ पर्सनल मानो। उस टाइम पे तो ऐसी कोई डेफिनेशन थी नहीं कि डॉक्टर हैं ऐसा समथिंग लाइक दैट, बट जो हिपोक्रेट्स थे ग्रीक से बिलोंग करते थे, ग्रीस से बिलोंग करते थे, उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया था, है ना। इनके हिसाब से हमारी बॉडी में 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स हमारी बॉडी में 4 टाइप के ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से ह्यूमर्स हैं, तो वो 4 ह्यूमर्स में इन्होंने दिया था ब्लड, बाइल दिया था। बाइल में 2 बाइल दिए थे, मतलब एक था ब्लैक बाइल
एक था येलो बाइल और एक था फ्लैगम। तो ये टोटल 4 हो जाएंगे, ब्लड पहला, ब्लैक बाइल और येलो बाइल दूसरा, तीसरा और चौथा आपका फ्लैगम। इनके हिसाब से ये 4 टाइप के आपके ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है, हमारी बॉडी में ये 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं। ओके, 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं, 4 टाइप के फ्लूइड्स हमारी बॉडी में होते हैं। जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल होता है उसकी पर्सनालिटी, जिस पर्सन का अंदर ब्लैक बाइल होता है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी गर्म होती है, ऐसा मानते थे वो, और वो थोड़ा उसको बुखार होता है और वो बीमार होता है, ऐसा मानते थे। तो ये था। और जिसके पास जिसके पास अच्छा बाइल है, नॉर्मल बाइल है, वो नॉर्मल रहता है, ऐसा एक इनका हाइपोथेसिस था। पर ये जो ह्यूमर हाइपोथेसिस था वो गलत था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है ना। बाइल के ऊपर से आपका बुखार नहीं डिसाइड होता, कि उसके बाद फिर हमारे ब्लड ग्रुप आ गए और ब्लड ग्रुपिंग आने के बाद पता चला कि भाई ये सब तो अलग ही चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर डिसीज़ को और डिटेल में हम लोग जानने लगे एंड ओवरऑल हमें पता चला कि ये हाइपोथेसिस गलत है। बट काफ़ी कुछ इन्होंने और भी एडवांसमेंट किए थे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, काफ़ी बड़ा योगदान रहा है उनका उस टाइम पर। हो सकता है उनकी काफ़ी चीज़ें गलत भी रही, पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी सटीक बताई। सो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इज़ इन योर NCERT। ओके, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आपके NCERT में दे रखा है। चलो बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं। आई थिंक मैनी पीपल आर वॉचिंग द सेशन। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली एक लाइक दबा देना, ताकि दिस वीडियो कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। ओके, और हम 2 टाइम पे क्लास ले रहे हैं, 1 इज़ एट 3 PM एंड 1 इज़ एट 9:15 PM। ओके, तो ये 2 क्लासेस अटेंड करते रहना। 3 PM में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ आज ही स्टार्ट किया है। 9:15 PM में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आज 3rd लेक्चर होगा आपका। सो थ्रू दिस फ्री क्रैश कोर्स सीरीज़ आप पूरा सिलेबस यहाँ से कवर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिसीज़ की। ठीक है, डिसीज़ की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट द डिसीज़। ओके, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट डिसीज़ेस। ओके, तो अगर मैं डिसीज़ की बात करूँ तो डिसीज़ में हम कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ेंगे कि भाई डिसीज़ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। कॉमन टर्म्स जैसे साइंस एंड सिम्टम्स। कोई भी डिसीज़ है तो उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। मतलब जैसे आपको कोविड हो गया, तो कोविड के साइन सिम्टम्स में क्या आता था? बुखार आ जाता है पर्सन को, फेरिंजाइटिस हो जाता है, गला दर्द करता है, रनी नोज़, स्नीजिंग, है ना, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़। सो ये सारी चीज़ें होती है कोविड के केस में। तो ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स उसके कोविड के हो गए। वैसे ही साइंस एंड सिम्टम्स अलग अलग डिसीज़ के अलग अलग होते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर्स कोई पर्टिकुलर डिसीज़ के कंक्लूज़न तक पहुंच सकता है। मॉडर्न मेडिसिन इज़ एविडेंस बेस्ड, और साइंस और सिम्टम्स के ऊपर काफ़ी उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीज़ में कैसे साइंस हैं, कैसे सिम्टम्स हैं। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल सारिका, है ना। फ्लावरिंग ऑन इन प्लांट्स भी सीरत करेंगे, है ना, सारे चैप्टर्स करेंगे। तो साइंस एंड सिम्टम्स हमें एक तो पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, डिसीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बहुत बार पूछ सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? जैसे कोविड है तो कोविड में हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, कोविड में हम RT-PCR करते हैं ना, तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में विडाल दिया है आपके NCERT में स्पेशल डिसीज़ के सेगमेंट में। विडाल टेस्ट इज़ डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, है ना। टाइफॉइड जैसे डिसीज़ का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है।
विडाल टेस्ट होता है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की मदद से डिसीज़ का पता लगाया जा रहा हो, है ना। तो विडाल टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू हम डिसीज़ का पता लगाते हैं। एंड विडाल टेस्ट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड का ये वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के ऊपर, ट्रीटमेंट उतना नहीं पूछते हैं आपके लेवल पर, ओके। पर ट्रीटमेंट जैसे बैक्टीरियल डिसीज़ है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं, वायरल डिसीज़ है तो एंटी वायरल मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, है ना। बट ट्रीटमेंट पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा, पर जनरली डिसीज़ का मतलब डायग्नोसिस हो गया, फिर डिसीज़ में उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे, है ना। जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट, जैसे न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया में जब न्यूमोनिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो लिप्स और नेल्स ग्रे कलर के हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट है न्यूमोनिया की वजह से। वैसे ही हम अलग अलग डिसीज़ के अलग अलग इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सारे डिसीज़ में वेक्टर्स की भी बात करेंगे। वेक्टर्स जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया मच्छर वेक्टर होता है मलेरिया का। एक्चुअली मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम को फैलाने में मच्छर मदद करता है। तो वेक्टर्स की भी हम बात करेंगे, सारे अलग अलग डिसीज़ पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग वेक्टर्स की भी बात करेंगे। ओवरऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट याद रखना, विडाल टेस्ट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। विडाल टेस्ट के अलावा एलाइजा इज़ गिवन। एलाइजा होता है वो एड्स के डायग्नोसिस में मदद करता है, ओके। एलाइजा और भी बहुत सारे डिसीज़ के डायग्नोसिस में मदद करता है, बट HIV एड्स इज़ वन ऑफ दैट, ओके। तो एड्स के डायग्नोसिस में एलाइजा मदद करता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन से डिसीज़ में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रेडियो इम्यूनो एसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन सब का भी हम आगे बात करेंगे, ओके। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही एक टाइप है RT-PCR। जो हम RT-PCR पढ़ते हैं वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही एक टाइप है, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बार वाई लगाओ कौन कौन हमारे स्टूडेंट्स आज क्लास में प्रेजेंट हैं, पता चले। ओके, अब आ गया हमारा ब्लैक पेन। यहाँ तो रेडी हो रहा है पर चलो। सो वी आर हैविंग सौम्या, चैंत, मुजाहिर, अविनाश, रिया, सारिका, विकास, जयंत, सुमित, इशु, प्रतिमा, वैशाली, सुप्रिया, रोनित, सारिका, रिद्धि, प्रतिमा, सीरत, पूर्वा, सौम्या, रूपेश एंड दृष्टि, प्रतिमा, ये सब हैं। चलो बढ़िया। यहाँ पे हमारा ब्लैक नहीं चल रहा है तो रेड से काम चल जाएगा, काफ़ी ठीक ही लग रहा है ना। चलो, तो अब सबसे पहले डिसीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीज़ की। तो बैक्टीरियल डिसीज़ की मैं बात करूं तो बैक्टीरियल डिसीज़ में दो डिसीज़ हम पढ़ेंगे। ऐसे डिसीज़ जो बैक्टीरिया से होते हैं उनको बैक्टीरियल डिसीज़ कहते हैं। एंड बैक्टीरियल डिसीज़ में दो आ जाते हैं आपके, एक है टाइफॉइड और दूसरा है आपका न्यूमोनिया। ये दोनों आपके बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, बैक्टीरिया से होते हैं इसलिए बैक्टीरियल बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के कॉजेटिव एजेंट मतलब कौन से पैथोजन की वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो टाइफॉइड इज़ ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी और न्यूमोनिया इज़ ड्यू टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ओके। तो ये याद रखना है, न्यूमोनिया के ये दोनों हैं, ओके। और टाइफॉइड इज़ ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी, दोनों ये सारे बैक्टीरिया हैं। एंड नहीं यहाँ पर चूज़ नहीं हो पा रहा है रेड के अलावा कुछ भी, ठीक है, वरना हम कर देते। सो ये हो गया आपका साल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, टाइफॉइड, न्यूमोनिया। आपको ये दोनों बैक्टीरिया याद रखने, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज़ हैं वो
बैक्टीरिया से हो रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम जनरली एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल को हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और बैक्टीरियल डिसीज़ को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल डिसीजेज़। सबसे पहले बात करेंगे टाइफॉइड की। अब आपको पॉजिटिव पैथोजन तो पता चल गया कि भाई साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। दिस इज़ द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफॉइड। टाइफॉइड है वो कैसे होता है, तो टाइफॉइड अकर्स ड्यू टू लाइक अगर हम कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं, मतलब कंटामिनेटेड फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है या ऐसा वाटर जिसमें साल्मोनेला टाइफी है, उसको हम अगर खाते हैं या पीते हैं तो टाइफॉइड होने के चांसेस रहते हैं। अब फूड और वाटर तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कंज्यूम करते हैं, तो टाइफॉइड डिसीज़ है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके साइंस और सिम्टम्स होंगे वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले होंगे, है ना। अब ये फूड और वाटर को कंटामिनेट कैसे किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पर जो हाउस फ्लाई होती है ना, ये इसको कंटामिनेट कर सकती है। हाउस फ्लाई कैन एक्ट एज अ मैकेनिकल वेक्टर, है ना। हाउस फ्लाई के थ्रू ये बैक्टीरिया आ सकते हैं फूड के अंदर, ठीक है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, तो देखो टाइफॉइड में फीवर आ जाएगा एक तो, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी अफेक्ट होती है कोई पर्टिकुलर पैथोजन से तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पर्टिकुलर पैथोजन मर जाता है जनरली। तो इस वजह से हमें फीवर आता है। ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू ओवरकम डिसीज़, राइट। तो फीवर आ जाता है। कभी कभी हाई ग्रेड का फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फीवर टाइफॉइड में आ सकता है, ठीक है। फीवर के बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, हम मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख नहीं लगती है। जनरली हमारी जो एपेटाइट नॉर्मल होती है उससे भी कम हो जाती है टाइफॉइड के केस में। भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, सो दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। टाइफॉइड में लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। स्टमक एक या फिर स्टमक पेन करता है, क्योंकि जो टाइफॉइड के बैक्टीरिया हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वहाँ पे छाले कर देते हैं, अल्सर कर देते हैं। जब अल्सर हो जाएंगे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमें वहाँ पर पेन होगा। सो स्टमक पेन और स्टमक एक, है ना, इट इज़ सीन इन टाइफॉइड, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अल्टीमेटली यहाँ पर अफेक्टेड हैं। सो दैट्स वाई स्टमक में हमें पेन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं तो उसके बाद बहुत बार ब्लीडिंग भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग कैन अकर, ओके, ठीक है। ये कुछ मेजर वो हैं। अगर टाइफॉइड हायर लेवल पर पहुंच जाता है तो इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब परफोरेशन क्या होता है ये समझते हैं। सपोज़ इंटेस्टाइन है ये और उसमें छोटे छोटे छाले पड़ गए हैं, पर अगर ये छाले बढ़ जाते हैं, ये छाले बढ़ जाते हैं ऐसे, और बहुत सारे छाले मिलकर एक बहुत बड़ा छाला बना देते हैं, तो इसको कह देते हैं परफोरेशन, ओके। तो इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है। तो इंटेस्टिनल परफोरेशन में जनरली इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, एंड इन सीवियर केसेस डेथ कैन आल्सो अकर इन केस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइफॉइड का आपको मैंने ऑलरेडी बताया। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट ऐसे टेस्ट को कहते हैं जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पाया जाता हो, ऐसे टेस्ट को सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। सो आई गेस आप लोगों का टाइफॉइड क्लियर हुआ होगा, आपको टाइफॉइड समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, डेफिनेटली लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री सीरीज़, ओके। एंड आज हम यहाँ तक रखते हैं, वापस रात को मिलते हैं 9:15 को। मैं धीमे धीमे क्लासेस के नंबर्स बढ़ाने का सोच रहा हूँ, एक तो 3 PM को, एक 9:15 को।
उसके साथ साथ MCQ सीरीज़ इनकॉर्पोरेट करने का हम प्लान कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल यू विल सी मोर एंड मोर सेशंस। एंड 17 जुलाई के हिसाब से हम अगर गिनते हैं, हमारे पास 3 महीने और 15 दिन जैसा टाइम बचा है, 3.5 महीने। इन दिस टाइम ईजीली वी कैन क्रॉस दिस मार्क। ओके, अगर आपके बेसिक अभी अच्छे हैं तो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथवे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं ऊपर पिन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, लिंक मैं पिन कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।